कहानी शुरू होती है यू से, जो अपनी क्लास का सबसे होशियार और शांत लड़का है। वह हमेशा सभी से अच्छे से बात करता है और कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता। इसी वजह से टीचर और स्टूडेंट्स दोनों उसका सम्मान करते हैं। उसकी जिंदगी आराम से चल रही होती है, लेकिन तभी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है। उसका नाम सुखचान है। वह हाल ही में कोरिया का यूथ बॉक्सिंग चैंपियन बना है। पूरी क्लास तालियां बजाकर उसका स्वागत करती है, लेकिन यू उसे देखते ही डर से जम जाता है, जैसे उसने कोई डरावना इंसान देख लिया हो। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाते हैं, सुखचान अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह बिना किसी बात के कई लड़कों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद उसकी नजर यू पर पड़ती है। वह हमेशा की तरह उसे परेशान करने बढ़ता है। तभी एक बहादुर लड़की बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुखचान को किसी की इज्जत करना नहीं आता। वह लड़कियों तक को नहीं छोड़ता। यू धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने की विनती करता है, लेकिन इससे सुखचान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि क्या यू अपने पुराने दिन भूल गया है। तभी पता चलता है कि मिडिल स्कूल के समय से ही सुखचान लगातार यू को परेशान करता आया है। जब भी यू ने टीचर से शिकायत की, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अब वही डरावना दौर फिर से उसके सामने खड़ा था। मार खाते खाते यू जमीन पर गिर जाता है। दर्द से कराहते हुए उसकी नजर पास पड़े एक पेन पर जाती है। वह कांपते हुए उठता है और पेन उठा लेता है। सुखचान उसका मजाक उड़ाते हुए उसे डरपोक कहता है। फिर वह खुद यू का हाथ पकड़कर पेन अपनी आंख के सामने ले जाता है और उसे उकसाता है कि अगर हिम्मत है तो वार करके दिखाए। सालों से दबा हुआ डर और गुस्सा उसी पल फूट पड़ता है। यू बिना सोचे समझे पेन उसकी आंख में घोंप देता है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। सुखचान दर्द से चीखने लगता है और अपनी आंख पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। आखिर में कोर्ट यह मानता है कि यू ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया और सुखचान की दाईं आंख हमेशा के लिए चली गई, इसलिए इसे आत्मरक्षा नहीं माना जाता। यू की मां पूरी तरह टूट जाती है। यू ने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार अपने लिए खड़ा होना उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ समय बाद यू को प्रिजन ले जाया जाता है। प्रिजन बस में पीछे वाली सीट पर बैठा एक लड़का इतना खतरनाक दिखता है कि कोई उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं करता। तभी ह्योन मिन नाम का एक कैदी यू की सीट पर बैठ जाता है और यू को उसी डरावने लड़के के पास बैठना पड़ता है। प्रिजन पहुंचते ही गार्ड सभी कैदियों का सामान अपने पास रख लेते हैं। बाद में ह्योन मिन फिर यू से मिलता है और धीरे से पूछता है कि वह किस जुर्म में यहाँ आया है। यू सिर्फ इतना कहता है, हत्या की कोशिश। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। ह्योन मिन तुरंत उससे माफी मांगता है कि उसने उसकी सीट छीन ली थी और झूठ बोल देता है कि उसका अपराध भी लगभग ऐसा ही है। लेकिन बाद में बाकी कैदियों से मिलते समय वह सच बता देता है कि वह सिर्फ चोरी के केस में अंदर आया है। एक पुराना कैदी दोनों नए लड़कों को प्रिजन के नियम समझाता है। वह बताता है कि यहाँ सिर्फ ताकत चलती है, जिसकी मुट्ठी मजबूत होगी उसी की बात मानी जाएगी। अगर लड़ना नहीं आता तो चुपचाप सिर झुका कर रहो और किसी की नजर में मत आओ। वह आगे बताता है कि इस समय प्रिजन पर 3 अलग अलग गैंग का कब्जा है। पहला गैंग सांघयोग चलाता है, जो पहले वर्ल्ड जूडो चैंपियन रह चुका है और उसे हराना लगभग नामुमकिन है। दूसरा गैंग वनजुन का है। वह बहुत ताकतवर है और गुस्से में पूरी तरह पागल हो जाता है। तीसरा गैंग सुनियों का है। वह छोटा और कमजोर लगता है, लेकिन असल में वह बेहद खतरनाक इंसान है। ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए वांजुन और सुनियोंग मिलकर एक चाल चलते हैं। दोनों नकली लड़ाई करते हैं और झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि सांघयोग ने उन पर हमला किया और उनकी सिगरेट भी चुरा ली। इसी झूठ की वजह से सांघयोग को सॉलिटरी सेल में भेज दिया जाता है और पूरे प्रिजन पर इन दोनों का कब्जा हो जाता है। लेकिन इन तीनों से भी ऊपर एक ऐसा कैदी है जिससे सब डरते हैं। तीनों गैंग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका नाम डूहान है, वही लड़का जो बस में यू के बगल में बैठा था। डूहान दुनिया का सबसे कम उम्र का MMA वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। विदेशों की मीडिया भी उसकी जमकर तारीफ कर चुकी है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। डूहान अपनी बहन के जन्मदिन पर फूल और गिफ्ट लेकर घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वह फ्रिज खोलता है उसका हाथ खून से भर जाता है। घबराकर वह पूरे घर में अपनी माँ और बहन को ढूंढता है। तभी उसे अपनी बहन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिलती है। उसी समय पीछे से एक हमलावर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसने किस इंसान को छेड़ दिया है। डूहान एक ही पल में उसकी टांग तोड़ देता है। फिर जैसे ही वह अपनी माँ की लाश देखता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह दूसरे हमलावर को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वह बेहोश हो जाता है। तीसरा लुटेरा भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डूहान उसे भी कोई मौका नहीं देता। आखिर में तीनों हथियारबंद लुटेरे वही मारे जाते हैं। बाद में जरूरत से ज्यादा हिंसा करने की वजह से डूहान को भी प्रिजन भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ यू प्रिजन की जिंदगी को लेकर बहुत डरा हुआ होता है। तभी फुटबॉल खेलते समय एक खिलाड़ी घायल हो जाता है और यू को उसकी जगह मैदान में उतरना पड़ता है। वह घबराकर बॉल को किक मारता है, लेकिन बॉल सीधी जाकर वांजुन की सबसे कमजोर जगह पर लगती है। ये देखकर सुनयोंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब यू की खैर नहीं। कुछ ही देर बाद वांजुन के आदमी यू को पकड़कर एक सुनसान कोने में ले जाने लगते हैं। यह नजारा देखते ही यू को अपना पुराना दर्द
याद आ जाता है। तभी वहां से दूहान गुजर रहा होता है। यूं किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके पास भागता है और उससे मदद की भीख मांगता है। वान जुन दूहान से थोड़ा डरता जरूर है, लेकिन फिर भी उसे बीच में न आने की चेतावनी देता है। दूहान कुछ पल सोचता है, लेकिन आखिर वह उस बेबस लड़के की मदद करने का फैसला कर लेता है। वान जुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह खुद एक हत्यारा है और अब अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इतना कहकर वह हमला कर देता है, लेकिन दूहान आराम से उसके हर वार से बच जाता है और सिर्फ एक मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है। यूं अपने रक्षक को हैरानी और सम्मान से देखता रह जाता है, लेकिन उसी दिन से वांजन उसे अपना दुश्मन मान लेता है। यूं अब हर दिन खुद को बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी एक दिन उससे मिलने सुखचान आता है। उसकी दाईं आंख हमेशा के लिए जा चुकी है और उसका बॉक्सिंग करियर भी खत्म हो चुका है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि वह हर दिन यू के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस दिन यू बाहर निकलेगा उसी दिन उसकी असली नर्क जैसी जिंदगी शुरू होगी। ये सुनकर यू पूरी तरह टूट जाता है। उन्हें रोते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन सुखचान साफ कह देता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद यू हर पल डर में जीने लगता है। दिन में वानजुन की धमकियां उसका पीछा करती हैं और रात में सुखचान का डरावना चेहरा उसके सपनों में आकर उसे चैन से सोने नहीं देता। दिखता है कि दूहान अकेले ट्रेनिंग कर रहा है। अभी वह एक बड़ा फैसला करता है। अब वह हर रोज उसके लिए दूध की एक बोतल लेकर आता है। शुरुआत में दूहान सोचता है कि यू सिर्फ ताकतवर इंसान का सहारा लेना चाहता है, इसलिए वह उसे अपने पास आने से मना कर देता है। लेकिन यू हार नहीं मानता और रोज उसके पीछे जाता रहता है। आखिर एक दिन वह हिम्मत जुटाकर दूहान से हाथ जोड़कर कहता है कि वह उसे लड़ना सिखा दे। दूहान से ट्रेनिंग लेने के बाद यू भी उसी की तरह मजबूत बनना चाहता है, लेकिन दूहान साफ मना कर देता है। वह नहीं चाहता कि यू भी बदले की आग में अपनी जिंदगी बर्बाद करे। अब यू अपने दिल की बात बताता है। वह कहता है कि उसे किसी से बदला नहीं चाहिए, उसे बस एक सामान्य जिंदगी जीनी है। वह मानता है कि अब तक वह हर बार मार खाने के डर से भागता रहा है। उसे अपनी कमजोरी, अपनी गरीबी और खुद के होने तक से नफरत होने लगी है, लेकिन अब वह और नहीं भागेगा। यू की सच्ची बात सुनकर दूहान का दिल बदल जाता है। वह उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले एक शर्त रखता है। अगर यू 40 मिनट के अंदर 100 चक्कर पूरे कर ले, तभी वह उसे अपना शागिर्द बनाएगा। दूहान के शुरू करो कहते ही यू बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में उसकी सांसें फूलने लगती है, आंखों के सामने धुंध छाने लगती है और उसके पैर जवाब देने लगते हैं। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं लेता। दौड़ते हुए उसे स्कूल में वही सालों की बेइज्जती और मारपीट बार बार याद आने लगती है। उसे लगता है कि अपनी किस्मत बदलने का यही आखिरी मौका है। 70वें चक्कर तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर पूरी तरह टूट जाता है। वह गिर पड़ता है, उल्टी कर देता है और हार मानने की हालत में पहुंच जाता है। यहाँ तक कि दूहान भी कहता है कि अगर अब छोड़ना चाहता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपने पुराने कमजोर रूप को याद करके यू फिर से खड़ा हो जाता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है और दौड़ता रहता है। आखिर में बेहोश होकर गिर पड़ता है। वह टेस्ट पास नहीं कर पाता, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर दूहान फिर भी उसे अपना शागिर्द बना लेता है। जेलर के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से दूहान यू का ट्रांसफर अपनी सेल में करवा देता है। वहां पहुंचते ही वह यू का फिटनेस टेस्ट लेता है। यू के पुशअप्स देखकर वह पूछ बैठता है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। हालत तब और खराब हो जाती है जब यू एक भी पुलअप नहीं कर पाता। आखिर में दूहान खुद उसकी मदद करता है और उससे पहली बार पुलअप पूरा करवाता है। यहीं से यू की बेहद कठिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। शुरुआती कुछ दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होती। कुछ पुशअप्स करते ही उसके हाथ पैर जवाब दे देते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन दूहान उसे हर दिन अपनी लिमिट से आगे जाने के लिए मजबूर करता है। ताकत बढ़ाने के लिए वह पहले से ज्यादा खाना खाने लगता है और हर मील को भी ट्रेनिंग का हिस्सा मानता है। धीरे धीरे उसके मुक्के पहले से ज्यादा ताकतवर होने लगते हैं। उसके शरीर पर मसल्स बनने लगते हैं और एक दिन तो उसकी ताकत से रेजिस्टेंस बैंड तक टूट जाता है। सही समय आने पर दूहान उसे असली फाइटिंग टेक्निक और दर्द सहने का तरीका भी सिखाता है। हर दिन के साथ कमजोर और डरा हुआ यू एक असली फाइटर में बदलने लगता है। जेल के बाकी कैदी भी उसका यह बदलाव देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ सुखचान बिना किसी मकसद के सड़कों पर घूम रहा होता है। पीछे से आती एक कार बार बार हॉर्न बजाती है और अंदर बैठे लोग उसे गालियां देते हुए पूछते हैं कि क्या वह अंधा है। यह एक शब्द उसके दिल पर सीधा वार करता है। गुस्से में वह कार का साइड मिरर तोड़ देता है और दोनों लोगों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। सब एक गैंग बॉस वू योंग देख रहा होता है। सुखचान की ताकत देखकर वह काफी प्रभावित होता है और उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। पहले तो सुखचान मना कर देता है, लेकिन जब वो योंग उसकी दाहिनी आंख देखकर कहता है कि वह उसे ठीक कर सकता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है, तब सुखचान सोच में पड़ जाता है। उधर जेल में यू हॉर्स स्टांस में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। योनमिन उससे पूछता है
कि उसे अचानक ट्रेनिंग का इतना शौक कैसे हो गया। यू मुस्कुराकर कहता है कि पहले तो वह सिर्फ मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अब उसे ट्रेनिंग में सच में मजा आने लगा है। तभी ह्यूनमिन उसे एक बुरी खबर देता है। डुहान की उम्र 23 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए जल्द ही उसका ट्रांसफर एडल्ट जेल में होने वाला है। इस खबर के बाद ट्रेनिंग के दौरान यू का ध्यान बार बार भटकने लगता है। डुहान उसे समझाता है कि उनके पास साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हर पल पूरी मेहनत करनी होगी। तभी यू देखता है कि कुछ कैदी ह्यूनमिन को फिर से परेशान कर रहे हैं। इस बार वह बिना डरे बीच में आ जाता है। बदमाश उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अब यू इतना मजबूत हो चुका है कि वह खुद को और अपने दोस्त दोनों को बचा लेता है। जब वान जुन को पता चलता है कि उसके लोगों की पिटाई हो गई है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह यू को वर्कशॉप में बुलाकर पुराने सारे हिसाब बराबर करने का फैसला करता है। यू पहले माफी मांगता है और समझाता है कि झगड़ा उसके लोगों ने शुरू किया था, लेकिन वान जुन कुछ नहीं सुनता और उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। दूसरा हमला आते ही यू बच जाता है और पलट कर उसे एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर वान जुन और ज्यादा भड़क जाता है। वह यू को जमीन पर पटक देता है। यू फिर खड़ा हो जाता है और लगातार मुक्के मारता है, लेकिन इतने बड़े शरीर वाले वान जुन पर उनका ज्यादा असर नहीं होता। दूसरी तरफ वान जुन के मुक्के हथौड़े की तरह बरसते हैं और यू धीरे धीरे हारने लगता है। आखिर में वह दर्द से गिर पड़ता है, लेकिन सबकी हैरानी के बीच वह फिर उठ खड़ा होता है। सिर्फ अपने हौसले के दम पर वह लगातार वान जुन के चेहरे पर मुक्के बरसाता रहता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। तभी डुहान बीच में आकर यू को रोक देता है। उसे डर है कि कहीं यू भी गुस्से में उसी की तरह न बन जाए। दूसरी तरफ सुखचांद लगातार लड़ाइयां लड़ते लड़ते पहले से भी ज्यादा बेरहम हो चुका है। धीरे धीरे वह वू योंग का सबसे भरोसेमंद किलर बन जाता है। अगले दिन डुहान यू के लिए खास और भरपेट खाना तैयार करता है। खाना खाने के बाद दोनों पहली बार आमने सामने स्पैरिंग करते हैं। डुहान देखता है कि यू अब भी अपने मुक्कों को आखिरी पल में रोक लेता है। वह उसे डांटते हुए कहता है कि असली लड़ाई में अगर उसने ऐसा किया तो सामने वाला उसे तुरंत खत्म कर देगा। फिर भी अंदर ही अंदर वह खुश होता है क्योंकि यू उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर सीख चुका है। इसके बाद वह ऐलान करता है कि ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। असल में उसी दिन डुहान का ट्रांसफर एडल्ट जेल में होना होता है। जाने से पहले वह यू से कहता है कि शार्क के शरीर में स्विम ब्लैडर नहीं होता। अगर वह तैरना बंद कर दे तो समुद्र में डूबकर मर जाएगी, इसलिए वह चाहता है कि यू भी कभी रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। डुहान के जाते ही यू खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वह अपना सारा दर्द और खालीपन सिर्फ ट्रेनिंग में झोंक देता है। उधर जेल बस में बैठने से पहले डुहान आखिरी बार पीछे मुड़कर जेल की तरफ देखता है। दूसरी तरफ जेल से छूटा एक पुराना कैदी अब सुखचांद के लिए काम कर रहा होता है। वह उसे बताता है कि डुहान की ट्रेनिंग के बाद यू कितना खतरनाक बन चुका है। सुनकर सुखचांद बस हल्की सी मुस्कान देता है। अगले दिन सुखचांद फिर जेल में यू से मिलने आता है और पूछता है कि क्या वह सिर्फ उससे लड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। यू कोई जवाब नहीं देता। वह बस शांत लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देखता रहता है। फिर उल्टा उसी से कहता है कि वह आज तक बिल्कुल नहीं बदला। सुखचांद हंसते हुए कहता है कि उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब यू जेल से बाहर निकलेगा। उसी दौरान सांगायो भी आखिरकार सॉलिटरी सेल से रिहा होकर वापस जेल में लौट आता है। इसी बीच यू को वापस उसकी पुरानी सेल में भेज दिया जाता है। वहां सांगायो उससे गंभीर होकर पूछता है कि क्या वह उसकी जगह लेकर पूरे जेल का लीडर बनना चाहता है, लेकिन यू आराम से जवाब देता है कि उसे किसी पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर सांगायो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने तो लोगों से यही सुना था कि यू लड़ाई का पागल है और हर वक्त मारपीट के लिए तैयार रहता है। कुछ समय बाद सफाई के दौरान सुनियोंग यू को लड़ाई की चुनौती देता है। वह कहता है कि अगर यू जीत गया तो वह उसकी हर बात मानेगा। यू सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि अगर वह जीत गया तो सुनियोंग और उसके लोग आगे से किसी कमजोर कैदी को परेशान नहीं करेंगे। सुनियोंग ये बात मान लेता है, लेकिन मुकाबले वाले दिन यू कहीं दिखाई नहीं देता। मौका मिलते ही सुनियोंग सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे डरपोक कहने लगता है। तभी सांगायो सबके सामने खड़ा होकर शांति और प्यार की बात करता है। वह कहता है कि लड़ाई झगड़े से सिर्फ सजा और दर्द मिलता है और कुछ नहीं। अब सबको अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए और हमेशा गंदे इंसानों की तरह नहीं जीना चाहिए। उसी समय यू वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही सुनियोंग बिना देर किए हमला कर देता है। वह बहुत तेज और आक्रामक तरीके से वार करता है जिससे यू को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। सुनियोंग को पूरा यकीन हो जाता है कि जीत उसी की होगी, इसलिए वह लापरवाह हो जाता है। लेकिन तभी यू फिर से उठ खड़ा होता है। वह सुनियोंग की टांग पकड़कर उसकी जांघ पर जोरदार वार करता है और अगले ही पल उसे चॉकहोल्ड में फंसा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी बाजी पलट जाती है और आखिरकार यू यह मुकाबला जीत जाता है। अब पूरे जेल का सबसे ताकतवर कैदी वही बन जाता है। इस हार के बाद वान जुन और सुनियोंग दोनों वादा करते हैं कि अब वे किसी भी कमजोर कैदी को परेशान नहीं करेंगे। काफी समय बाद जेल में पहली बार शांति लौट आती है। इतना ही नहीं, सुनियोंग खुद यू को अपनी सारी किकिंग टेक्निक भी सिखा देता है। उधर एडल्ट जेल में डुहान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन उसके दिल में अपने पहले शागिर्द यू की जगह कोई नहीं ले पाता। अच्छे व्यवहार की वजह से यू की सजा भी कम हो जाती है और उसे तय समय से पहले रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलने से पहले
वह आखिरी बार ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है और डूहान के साथ बिताए हर पल को याद करता है। फिर दिल में शुक्रिया लेकर जेल से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आते ही उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। सुखचान हाथ में टोफू लेकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। यू इसे बचकानी हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। बिना ज्यादा बातें किए दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने अनुभव का फायदा उठाकर सुखचान शुरुआत से ही बहुत आक्रामक हमला करता है। वह यू को पंचिंग बैग की तरह पीटने लगता है। इतना ही नहीं, वह उसकी माँ का भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रही थी। ये सुनते ही यू का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक जोरदार मुक्का मारता है। सुखचान पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और लगातार उसके सिर और पेट पर वार करने लगता है। आखिर में यू जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसी पल उसे डूहान की बात याद आती है। शार्क कभी रुकती नहीं, वह हमेशा तैरती रहती है। यही बात उसके अंदर फिर से हिम्मत भर देती है। वह दोबारा उठ खड़ा होता है। अब दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगते हैं। यू डूहान से सीखी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सुखचान की भौंह पर जोरदार पंच मारता है। गुस्से में सुखचान बिना सोचे समझे वार करने लगता है। तभी यू को मौका मिल जाता है और वह सुनयुंग से सीखी किकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सुखचान दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कभी उससे डरने वाला यू इतना ताकतवर बन जाएगा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। अब यह सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हौसले की लड़ाई बन जाती है। आखिर तक यू पीछे नहीं हटता और अंत में सुखचान खुद हार मान लेता है। यू को वहां से जाते हुए देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद यू फिर से डूहान से मिलने जेल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी यू मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसने कभी असली शार्क देखी है। कि हाल ही में वह एक एक्वेरियम गया था जहां शार्क तो बस एक जगह खड़ी थी और ज्यादा हिल भी नहीं रही थी। डूहान थोड़ा अटकते हुए कहता है कि शायद वह शार्क पहले से ही मर चुकी होगी। उसकी यह अजीब बात सुनकर दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। 6 महीने बाद भी जेल के बाहर यू की जिंदगी आसान नहीं होती। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से लोग हर जगह उसके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसे समय में वही पुराने जेल वाले दोस्त एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सुनियोंग सड़क किनारे अपना छोटा फूड ट्रक चलाता है। वानजन दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता है और खाली समय में पढ़ाई भी करता है। सांगा यो फिर से जिम में जाकर फाइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यू हर दिन बिना रुके ट्रेनिंग करता रहता है। सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे लोग उन्हें एक्स कॉन्विक्ट कहकर कितना भी ठुकराएं, वे कभी हार नहीं मानेंगे। एक दिन यू फिर डूहान से मिलने आता है और खुशखबरी देता है कि उसे एक जिम में पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। इससे उसके रहने और खाने की प्रॉब्लम भी हल हो गई है और अब वह आराम से अपनी ट्रेनिंग भी जारी रख सकता है। बॉक्सर बनने का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन शार्क की तरह उसे भी कभी रुकना नहीं है। फिर भी डूहान उसके लिए परेशान रहता है। वह जानता है कि यू ने सुखचान जैसे मशहूर गैंगस्टर को हराया है, इसलिए नई मुसीबतें उसका पीछा जरूर करेंगी। वह बार बार उसे समझाता है कि हमेशा सावधान रहना और बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना। यू चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। डूहान आखिर में उससे कहता है कि अब अपनी पूरी ताकत लगा देना। जिम वापस पहुंचकर यू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और इस मौके की पूरी कद्र करता है। तभी वहां एक प्रोफेशनल बॉक्सर अपने ही कोच की बुरी तरह पिटाई कर रहा होता है। घमंडी बॉक्सर ऑल हंसते हुए पूछता है कि आज उसका पंचिंग बैग कौन बनेगा। कोच परेशान होकर कहता है कि कोई भी स्पारिंग पार्टनर उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, क्योंकि वह ऐसे लड़ता है जैसे सामने वाले को जान से मार देगा। तभी वह पास खड़े यू की तरफ इशारा कर देता है। ओएनएल की नजर जैसे ही यू पर पड़ती है, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह उस एक्स कॉन्विक्ट को रिंग में आने का चैलेंज देता है। मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर यू जीत गया तो शायद कोच उसे सच में बॉक्सर बना देगा। ये सुनकर यू बिना हिचकिचाए रिंग में उतर जाता है और ओल का पहला हमला बड़ी आसानी से बचा लेता है। कोच उसे पूरा प्रोटेक्टिव गियर फेंकता है, लेकिन यू सिर्फ ग्लव्स पहनता है। ओवाइल इसे अपनी बेइज्जती समझता है और पूरी ताकत से हमला बोल देता है। यू लगातार अपना सिर बचाते हुए सही मौके का इंतजार करता रहता है। आखिर उसे मौका मिल ही जाता है और वह सीधा ऑल के हाथ पर जोरदार पंच मार देता है। दर्द से ऑल वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और बर्फ मांगने लगता है। ये खबर सुनते ही जिम का मालिक आग बबूला हो जाता है। उसी रात ओल को फॉग नाम की एक अंडरग्राउंड फाइट मिल करना। यह मुकाबला एक प्राइवेट ऐप पर लाइव स्ट्रीम होता है, जहां सिर्फ चुनिंदा वीवीआईपी लोग ही इसे देख सकते हैं। वे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि करोड़ों का जुआ खेलने के लिए वहां आते हैं। ओएनएल इस इवेंट का सबसे बड़ा फाइटर होता है और उसका मुकाबला टैंक नाम के बेहद खतरनाक फाइटर से होना था। सभी मेहमान इस मुकाबले का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ओएनएल अचानक गायब हो जाता है। मजबूरी में आयोजकों को नया फाइटर ढूंढना पड़ता है और वे ऐलान करते हैं कि जो भी उसकी जगह लड़ेगा उसे जीत हार की परवाह किए बिना सामान्य इनाम से 10 गुना ज्यादा रकम दी जाएगी। ऐसा करने की जगह वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वे पहले से भी ज्यादा बड़ी रकम दांव पर लगाने लगते हैं। तभी रिंग में उस रहस्यमयी फाइटर की एंट्री होती है। वह कोई और नहीं बल्कि गैंग बॉस वो योंग होता है। मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए नियम भी बदल दिए जाते हैं। ऐलान होता है कि अगर टैंक सिर्फ 30 सेकंड तक टिक गया
तो जीत उसी की मानी जाएगी। ये सुनते ही पूरा हॉल जोश से भर जाता है और लगभग हर कोई अपना पैसा वू योंग पर लगा देता है। वू योंग आराम से रिंग में उतरता है और टैंक से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वह उससे यह तक कह देता है कि अगर वह उस पर सिर्फ एक मुक्का भी मार पाया तो उसके सारे कर्ज वह खुद चुका देगा। मुकाबला शुरू होते ही टैंक पूरी तरह बेबस दिखता है। वह एक भी सही वार नहीं कर पाता। वो योंग की सिर्फ एक किक और एक मुक्का उसे बेहोश करने के लिए काफी होते हैं। अभी सिर्फ 10 सेकंड ही बीते होते हैं, लेकिन वो योंग यही नहीं रुकता। वह बेरहमी से टैंक की टांग भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ घर लौटते समय यू की मुलाकात अचानक वान जुन से हो जाती है। वान जुन शर्मिंदा चेहरे के साथ एक लाठी के सहारे चल रहे आदमी को पैसे दे रहा होता है। तब पता चलता है कि पहले उसी ने इस आदमी को बहुत परेशान किया था और उसकी टांग खराब होने की वजह भी वही बना था। अब वह अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा कर रहा है और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। यू उसे नमस्ते करता है और दोनों बातें करने लगते हैं। यू बताता है कि आज जिम में उसकी नौकरी लगभग छूट ही गई थी। यह सुनकर वांजन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जिंदगी सच में आसान नहीं है, लेकिन यू मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसने यह रास्ता खुद चुना है, इसलिए चाहे जितनी मुश्किलें आए वह पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद दोनों स्युंगयोंग के फूड ट्रक पर पहुंचते हैं। हमेशा की तरह वांजन बिना पैसे दिए खाना खाने लगता है और स्युंगयोंग भी इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करता। तीनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में यही दोस्ती उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होती है। इसी दौरान जी ही वहां आ जाती है जो वान जुन की ट्यूटर है। फिर चारों अपने अपने ड्रिंक उठाकर आने वाले बेहतर दिनों के लिए चीयर्स करते हैं। अभी स्युंगयोंग की नजर पड़ती है कि यू बार बार चुपके से जी ही की तरफ देख रहा है। उसके चेहरे से साफ समझ आ जाता है कि वह अपनी भावनाएं छिपा नहीं पा रहा। उसी समय एक लग्जरी कार तेजी से वहां आकर रुकती है। कार से उतरकर एक आदमी सीधे यू के पास आता है। वह और कोई नहीं बल्कि वो योंग होता है। बिना समय गंवाए वह यू को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। अब कहानी 3 घंटे पहले की तरफ जाती है। वो योंग अपने आदमियों को गायब हुए ऑल को ढूंढने का आदेश देता है। फिर वह क्रूज शिप पर पहुंचता है जहां ऑल बुरी तरह घायल हालत में घुटनों के बल बैठा होता है। कैनन उसे बताता है कि ऑल मैच नहीं लड़ पाया क्योंकि उसकी कलाई बुरी तरह चोटिल हो गई थी। वो योंग पूछता है कि उसकी यह हालत किसने की। ऑल जवाब देता है कि एक क्लीनर जिसका नाम यू है। ये सुनते ही वो योंग की दिलचस्पी यू में बढ़ जाती है। फिर वह ऑल से कहता है कि अपने भरोसे के एक इंसान का नाम चुनो, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने मैनेजर में से। ओनन बिना सोचे अपने मैनेजर को चुन लेता है जो उसका कजिन भी होता है। वो योंग शांत आवाज में कहता है कि अगर उसका मैनेजर 10 सेकंड तक बिना आवाज निकाले सह गया तो ओनन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैनेजर दर्द से चीखने लगता है। उनकी लाख मिन्नतों के बाद भी वो योंग का दिल नहीं पिघलता और वह तीनों को समुद्र में फेंक देने का आदेश दे देता है। इसी बीच कैनन एक और जानकारी देता है। वह बताता है कि यू वही लड़का है जिसने सुखचान की एक आंख हमेशा के लिए खराब कर दी थी। यू की ताकत और लड़ने की काबिलियत जानकर वो योंग खुद उससे मिलने आता है और उसे बहुत बड़ा ऑफर देता है, लेकिन यू बिना एक पल गंवाए साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह सुखचान जैसा इंसान कभी नहीं बन सकता। यू का जवाब सुनकर वो योंग भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है क्योंकि आज तक किसी ने उसकी बात ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बाद वो योंग समझ जाता है कि यू उसकी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए वह सीधी लड़ाई छोड़कर गंदी चाल चलने का फैसला करता है। अगले दिन जी ही यू से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक गर्भवती महिला पर पड़ती है जो परेशानी में दिखाई देती है। जी ही तुरंत कॉल काटकर उसकी मदद करने पहुंचती है, लेकिन तभी वह औरत आराम से सिगरेट जलाती है और पूछती है, क्या तुम ही जी ही हो? जी ही कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में डाल देता है। एम्बुलेंस के अंदर पहुंचते ही मिस पार्क अपने पेट पर बांधा हुआ नकली प्रेगनेंसी वाला हिस्सा उतार देती है। उधर जी ही भागने का मौका ढूंढती रहती है। वह अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर उस आदमी पर दे मारती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी मिस पार्क उसे जोरदार लात मारती है और जी ही बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय यू सांघयोप के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। थोड़ी दूर वांजन और स्युंगयोंग दोनों उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कोई बूढ़ा कपल अपने बड़े हो चुके बच्चों की बातें कर रहा हो। तभी स्युंगयोंग अचानक वांजन के ज्यादा पास आने लगता है जिससे वांजन चिढ़ जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यू के फोन पर जी ही की वीडियो कॉल आती है। स्क्रीन पर जी ही रोती हुई और छूटने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। यू तुरंत उसे वापस कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि इसके पीछे वू योंग का ही हाथ है। उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है और वह बदला लेने के लिए निकलने लगता है। तभी वांजन उसे रोकता है और समझाता है कि शांत रहो, वू योंग यही चाहता है कि तुम अपना आपा खो बैठो। दूसरी तरफ सांघायो पुलिस को खबर करता है, लेकिन साफ सबूत न होने की वजह से पुलिस भी तुरंत
शांत कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच यू के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस लिखा होता है। यू, वानजुन, स्यूंगयोंग और सांगा योब तुरंत पुराने ट्रक में वहां पहुंच जाते हैं। चारों अलग अलग तरफ जाकर जीही को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। तभी यू की नजर जमीन पर पड़े जीही के की चेन पर पड़ती है। वह तुरंत उसे फोन करता है और एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर से उसकी रिंगटोन सुनाई देती है। यू बिना सोचे अंदर दौड़ पड़ता है। अंदर दो आदमी जीही को बांध कर बैठे होते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाले होते हैं। तभी यू और वानजुन वहां पहुंच जाते हैं। यू सिर्फ 2 मुक्कों में दोनों को बेहोश कर देता है। वह जल्दी से जीही की रस्सियां खोलता है, लेकिन जीही घबराकर उसे वहां से भागने के लिए कहती है। तभी फोन फिर से बज उठता है। अगले ही पल चारों तरफ से बहुत सारे गुंडे अंदर घुस आते हैं। तब पता चलता है कि मिस पार्क ने जीही के फोन का इस्तेमाल करके यू को जाल में फंसाया था। इतने सारे लोगों के सामने यू और वानजुन भी कुछ नहीं कर पाते। दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें वैन में डाल दिया जाता है। वैन के अंदर यू को टेजर से झटका दिया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह एक कुर्सी से बंधा होता है। वह वू योंग से पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, लेकिन वू योंग जवाब देने की बजाय अफ्रीका के चाइल्ड सोल्जर्स की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि वहां बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनके हाथ में बंदूक दी जाती है और सामने गोली चलाने को कहा जाता है। जब पट्टी हटाई जाती है तो उनके सामने किसी की लाश पड़ी होती है। उस सदमे के बाद वे हर आदेश मानने लगते हैं। इसके बाद वो योंग यू के सामने सबसे क्रूर सवाल रखता है। वह कहता है कि वानजुन और जीही में से किसी एक को मरना होगा। यू गिड़गिड़ाकर कहता है कि दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो योंग उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह मिस पार्क को बाकी काम सौंप देता है और जाते जाते कहता है अगर यू ने किसी एक को नहीं चुना तो दोनों मरेंगे। मिस पार्क पागल किस्म की औरत होती है। उसे ऐसे गंदे काम करने में मजा आता है। वह अपने आदमी को सब कुछ रिकॉर्ड करने का भी आदेश देती है। फिर यू को 10 सेकंड का समय देती है कि वो फैसला करे। यू गुस्से में चिल्लाता है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। आखिर में वह टूट जाता है और वानजुन से पूछता है कि अब क्या करे। समय खत्म होते ही मिस पार्क को वानजुन का नाम सुनाई देता है और वह तुरंत उस पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन किस्मत से चाकू रस्सी काट देता है। वानजुन तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और पल भर में 2 बेकार गार्ड्स को भी गिरा देता है। मिस पार्क दोबारा हमला करती है, लेकिन वानजुन उसका चाकू पकड़कर उसे जोर से पटक देता है। फिर वह यू और जीही की रस्सियां खोल देता है और तीनों नीचे की तरफ भागते हैं। जब मिस पार्क को होश आता है तो वह सैकड़ों गुंडों को उन पर हमला करने का आदेश देती है। वानजुन पीछे रुककर दुश्मनों को रोकता है ताकि यू और जीही निकल सके, लेकिन सामने से भी और गुंडे आ जाते हैं। यू लड़ने की कोशिश करता है मगर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अभी वानजुन दौड़कर उसकी मदद करने आता है, लेकिन एक आदमी उसे दीवार से दबा देता है। यू भी लगभग बेहोश होने वाला होता है। तभी जीही फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस गुंडे के सिर पर मारती है और यू को पलटवार करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उन्हें संभलने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि और गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। पेट से लगातार खून बहने के बावजूद वानजुन अकेला ही सबको रोकता रहता है ताकि उसके दोस्त बचकर निकल सके। यू और जीही पार्किंग एरिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी गुंडों का झुंड रास्ता रोककर खड़ा होता है। तभी सही समय पर स्यूंगयोंग और सांगह्योब वहां पहुंच जाते हैं। दोनों दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में सारे गुंडे दर्द से जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं। चारों तुरंत वापस वानजुन को ढूंढने जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि उसने अकेले ही सभी गुंडों को हरा दिया है। वह मजाक करते हुए कहता है कि उसके दोस्त काफी देर से पहुंचे। यूं उसे सहारा देकर उठाता है और हिम्मत रखने के लिए कहता है। इसके बाद वे वहां से निकल जाते हैं क्योंकि और गुंडे कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वानजुन की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह अपनी जेब से एक नोटबुक निकालता है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें उसने पहले परेशान किया था। वह यू से कहता है कि उसकी तरफ से उन सबसे माफी मांग लेना। यू साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम खुद जिंदा रहोगे और खुद सबसे माफी मांगोगे। वानजुन मुस्कुराकर कहता है कि वह कचरे की तरह नहीं मरेगा, लेकिन उसकी सांसें आखिरकार थम जाती हैं। यू दर्द से और जोर से चिल्लाने लगता है और उसके साथ बिताए सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वह हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। वानजुन के अंतिम संस्कार में यूस की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर खड़ा होता है। तभी एक औरत आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और पूछती है कि वह वानजुन को बचा क्यों नहीं पाया। वह और कोई नहीं बल्कि वानजुन की बहन यानजिन होती है। जिन के पास कोई जवाब नहीं होता, वह सिर्फ बार बार माफी मांगता रहता है, लेकिन यानजिन कहती है कि उसे माफी नहीं चाहिए थी, उसे तो सिर्फ अपना भाई वापस चाहिए था। यू खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वह पछताता है कि अगर उसने वो योंग का ऑफर ठुकराया न होता तो शायद वानजुन आज जिंदा होता। तभी स्यूंगयोंग गुस्से में उसे रोकता है। वह कहता है कि इसमें यू की कोई
कोई गलती नहीं है। यू की वजह से ही वान जन ने पहली बार इंसान जैसी जिंदगी जी की। उसी की मदद से उसने हाई स्कूल की इक्विवेलेंसी एग्जाम पास की, अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगी और बदलने की कोशिश की। स्यूंगियोंग कहता है कि अगर यू खुद को दोष देता रहेगा तो वान जन की आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर यानजिन भी समझ जाती है कि उसके भाई और यू के बीच कितना गहरा रिश्ता था। उधर जी ही अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, तभी चेहरे पर बड़े से निशान वाला एक आदमी उससे टकराकर आगे निकल जाता है। जी ही को उसकी हरकत अजीब लगती है। वो कॉल काटकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ती है। वह आदमी सीधे उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो वान जुन के केस की जांच कर रहा होता है। फिर वह ऑफिसर को जबरदस्ती कैनन की कॉल उठाने के लिए मजबूर करता है। फोन पर कैनन उसे बड़ी रिश्वत देने का लालच देता है और कहता है कि असली गुनहगार की जगह किसी और को फंसा दो। जी ये सब अपनी आंखों से देख लेती है और बिना देर किए यू और बाकी साथियों को सारी बात बता देती है। तभी एक और झटका मिलता है। वू योंग की तरफ से वान जुन के लिए एक शोक हार भेजा जाता है। उस पर लिखा होता है, जो बात अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाओ। ये पढ़ते ही स्यूंगियोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में उस शोक हार को तोड़ देता है और पुलिस को कोसने लगता है कि वे किसी काम की नहीं। सांगयोब उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह भी वो योंग को मार देना चाहता है, लेकिन कहता है कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा। इसी दौरान यू चुपचाप वान जुन की नोटबुक पढ़ रहा होता है। आखिरी पेज पर जिस इंसान का नाम लिखा होता है वह कोई और नहीं बल्कि खुद यू होता है। तभी उसे समझ आता है कि उस दिन वान जुन उससे आखिर क्या कहना चाहता था। वह उससे माफी मांगना चाहता था। यू नोटबुक को कसकर पकड़ लेता है और मन ही मन फैसला कर लेता है कि वान जुन के कातिलों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस बार वे बिना सोचे समझे नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ कदम उठाएंगे। तभी यानजिन भी उनके साथ जुड़ने की बात करती है। अपनी ताकत साबित करने के लिए वह अकेले ही 3 आदमियों को गिरा देती है। अब उनकी रिवेंज टीम में एक और मजबूत साथी शामिल हो जाता है। सभी लोग वान जुन की तस्वीर की तरफ देखते हैं और तय कर लेते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आए वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका पहला मकसद सबूत जुटाना होता है। जी को याद आता है कि वू योंग ने उस दिन मिस पार्क को पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो वीडियो आखिर रखी कहाँ गई है। तभी यू के दिमाग में एक आइडिया आता है। यानजिन डिलीवरी वर्कर का भेष बनाकर वू योंग के हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। उसके हाथ में एक पैकेज होता है जिसके अंदर यू ने चोरी छिपे छोटे हिडन कैमरास लगा दिए होते हैं। वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, इसलिए यू उस पैकेज पर वही नेम कार्ड लगा देता है जो कभी वू योंग ने उसे दिया था। गार्ड्स उसे वू योंग का सामान समझकर सीधे ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंचा देते हैं। हिडन कैमरा की मदद से पूरी टीम बिल्डिंग का एक मोटा नक्शा तैयार करने लगती है। जैसे ही उन्हें सही जगह का पता चलता है वे तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। स्यूंगयोंग वैन की रफ्तार बढ़ाकर सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस जाता है। सिक्योरिटी कैमरा पर गार्ड्स को वैन दिखाई देती है और वे जांच करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वैन के अंदर कोई नहीं होता। तभी उसमें से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल वैन के अंदर रखा माइक्रोवेव फट जाता है और फायर अलार्म बज उठता है। सारे गार्ड्स पार्किंग की तरफ भागते हैं, लेकिन वे असल में जाल में फंस चुके होते हैं। उधर उसी समय टीम बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुकी होती है। अंदर घुसते ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वे टीम पर भारी नहीं पड़ पाते। टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग दुश्मनों को रोकते हैं और बाकी तेजी से उन्हें गिराते जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करना। सभी गुंडों को हटाने के बाद यू सीधे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंचता है ताकि सबूत मिल सके। बाकी लोग लॉबी में रुककर आने वाले गुंडों को रोकते रहते हैं। यू टेक्नीशियन को मजबूर करके सारे फाइल्स खुलवाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस दिन वाली फोल्डर पहले ही डिलीट की जा चुकी है। उधर वो योंग मॉनिटर पर बैठा ये सब देख रहा होता है। वो यू की काबिलियत देखकर खुद भी हैरान रह जाता है। जब यू वापस लॉबी में आता है तभी वो योंग उसी दिन की वीडियो चला देता है। पूरी बिल्डिंग में यू की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। ये देखकर सबके अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी समय कैनन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो योंग स्पीकर पर कहता है, अगर वीडियो चाहिए तो खुद आकर ले जाओ। यू बिना डरे एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कैनन अपने लोगों को पार्किंग खाली कराने का आदेश देता है। वह मिस पार्क और स्कार बाकी टीम को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही यानजिन को पता चलता है कि उसके भाई पर चाकू से हमला करने वाली मिस पार्क ही थी, वह सीधे उससे बदला लेने निकल पड़ती। उधर सांगयोब का मुकाबला कैनन से शुरू हो जाता है और स्यूंगयोंग स्कार से फिर जाता है। एलिवेटर के अंदर यू अपने हाथ पर बंधी पट्टी खोल देता है। अब वह आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होता है। सामने स्क्रीन पर वान जुन की वीडियो देखकर उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो योंग उसे 2 रास्ते देता है, या तो यूएसबी लेकर यहाँ से चला जाए या फिर उसके साथ एक गेम खेले। यू बिना सोचे यूएसबी उठा लेता है, लेकिन वो योंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वह मुस्कुराकर कहता है, अब अगला कौन होगा? दोस्त के बाद क्या परिवार की बारी ज्यादा मजेदार नहीं होगी? ये सुनते ही यू का गुस्सा फट पड़ता है। वह पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन वो योंग बड़ी आसानी से उसके हर वार से बच जाता है।
वह यू को थप्पड़ मारकर उसका मजाक उड़ाता है जैसे किसी जानवर से खेल रहा हो। कुछ देर बाद वो योंग भी गंभीर हो जाता है और उसके बाद पहले से कहीं ज्यादा बेरहम हो जाते हैं। इधर हॉल में भी लड़ाई और खतरनाक बन चुकी होती है। सांग ह्योब और कैनन बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं स्यूंग योंग आर की अजीब फाइटिंग स्टाइल के सामने मुश्किल में पड़ जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। दूसरी तरफ यांग जिन मिस पार्क को बुरी तरह पीट कर आखिर अपने भाई का बदला ले लेती है। तभी उसकी नजर मुसीबत में फंसे स्यूंग योंग पर पड़ती है और वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ जाती है। उधर यू बार बार उठने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वो योंग उसे फिर से जोरदार मुक्का मार देता है। वह आराम से अपना ड्रिंक पीता है और यू को इतनी जोर से लात मारता है कि पास का कांच टूट जाता है। इसके बाद वह बार बार वही वीडियो चलाता है जिसमें वांजुन पर चाकू से हमला होता है। यह देखकर यू पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाता है और वो योंग पर टूट पड़ता है लेकिन वो योंग उसका गला पकड़कर उसे जबरदस्ती स्क्रीन की तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। उधर यांजिन और सांग ह्योब दोनों भी दुश्मनों के बीच फंस चुके होते हैं। अभी उनके मन में वांजुन की याद ताजा हो जाती है। उसी पर यू भी खुद को संभाल लेता है। वह वो योंग की पकड़ से निकलकर पूरी ताकत से पलटवार करता है। वो योंग को भी पहली बार मजा आने लगता है। कुछ ही देर में यू लड़ाई में भारी पड़ने लगता है लेकिन वह वो योंग की टांग नहीं तोड़ता। उसकी जगह वह लगातार उसके सिर पर मुक्के बरसाता है और फिर उसे उठाकर कांच से दे मारता है। दूसरी तरफ यांजन स्कार के सामने कमजोर पड़ने लगती है और उसका हाथ भी टूट जाता है। तभी सही समय पर स्यूंग योंग पहुंचता है। वह स्कार का गला जकड़ लेता है और यांजन को आखिरी वार करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंबी टक्कर के बाद सांग ह्योब भी अपनी मजबूत हिम्मत के दम पर कैनन को हरा देता है। तीनों बुरी तरह घायल होते हैं लेकिन अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। उधर वो योंग फिर से उठ खड़ा होता है और यू पर दोबारा हमला कर देता है। इस बार यू बिल्कुल नहीं रुकता। वह वो योंग का हाथ तोड़ देता है। फिर भी वो योंग हार नहीं मानता और पूरी ताकत से यू को खिड़की के बाहर धकेलने की कोशिश करता है। यू खिड़की का किनारा कसकर पकड़ लेता है जबकि वो योंग बाहर लटक जाता है और चीखते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहता है। यू अपने दोस्त का बदला जरूर लेना चाहता है लेकिन वह खुद वो योंग जैसा निर्दयी इंसान नहीं बनना चाहता, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर वो योंग को वापस ऊपर खींच लेता है। वो योंग हंसते हुए कहता है कि एक दिन तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। इस पर यू शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है जबकि वो योंग समझ जाता है कि इस बार उसकी असली हार हो चुकी है। कुछ ही समय बाद पुलिस वो योंग को गैरकानूनी जुए का पूरा गिरोह चलाने और कई हत्याओं में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ यू वांजुन की नोटबुक में लिखे हर उस इंसान के पास जाता है जिसे वांजुन ने कभी दुख पहुंचाया था। वह हर किसी से उसके दोस्त की तरफ से माफी मांगता है। कुछ लोग उसे माफ कर देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। फिर भी यू वांजुन की आखिरी इच्छा पूरी करने का अपना वादा निभाता है। जब वह नोटबुक के आखिरी पन्ने तक पहुंचता है तो वहां अपना ही नाम लिखा हुआ दिखता है। वह अपने नाम के सामने माफ किया लिख देता है और धीरे से कहता है कि उसने वांजुन को तो बहुत पहले ही दिल से माफ कर दिया था। इसके बाद यू एक बार फिर प्रिजन में दुहान से मिलने जाता है। वह मुस्कुराते हुए बताता है कि अब उसे समझ आ गया है कि उसे जिंदगी में क्या बनना है। वह भी दुहान की तरह एक शानदार बॉक्सर बनना चाहता है। ये सुनकर दुहान हल्की सी मुस्कान देता है और सिर हिलाकर कहता है कि अगर सच में उस मुकाम तक पहुंचना है तो पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ समय बाद वर्ल्ड रूकी चैंपियनशिप शुरू होने वाली होती है। यू और उसके सभी दोस्त पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपने सपने और अपने जुनून को पूरा करने के लिए होती है। कहानी के आखिर में वो योंग भी प्रिजन पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उसे जिस सेल में रखा जाता है वहां पहले से दुहान मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ जाती है। यहीं पर इस दमदार कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी के ड्रामा सीरीज और मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय भी बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और के ड्रामा या मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। जिसकी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होगी तो उसी के ड्रामा या मूवी की वीडियो सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा।